शादी के 10 वर्ष बीत जाने पर भी रिया को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। रवि के परिवार वालों ने उसको हमेशा सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे बेंगलोर में उसके देवर दीपक की देखरेख में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराध बोध हमेशा उसको तकलीफ देता। रवि के ऑफिस जाने के बाद रिया बाकी बचे कामों को पूरा करने में ही लगी थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन उठाते ही उधर से रवि की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए सुनने के तुम्हारे दिन लद गए। तुम्हारा बरसों का बनवास ख़त्म हुआ है और न्योता आ गया जिसका तुम्हें पूरे 10 वर्षों से इंतज़ार था। यूँ पहेलियाँ मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तुम्हारे हिटलर रमेश भैया जिन्होंने कसम खाई थी कि ना कभी तुम्हारी शक्ल देखेंगे और ना ही अपने घर की देहली लांघने देंगे, आज उन्होंने अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कार्ड और साथ तुम्हें मनाने के लिए एक पत्र भी भेजा है। शायद उन्हें फ्लैट का पता मालूम नहीं था, इसलिए मेरे ऑफिस के पते पर यह पत्र आया है। रवि की बातें सुन हैरान रिया के आश्चर्य की सीमा न रही। स्त्री के लिए उसका मायका उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह कभी भुला नहीं पाती। आज मायके से संदेशा पा उसका मन अतीत की गलियों में दौड़ने लगा। उसके पापा वीरेंद्र नाथ की गिनती शहर के जाने माने वकीलों में होती थी। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। भाई बहनों में सबसे बड़े थे रमेश भैया, उसके बाद राधा दीदी, फिर साक्षी थी और सबसे छोटी वह खुद थी। चारों भाई बहनों के बीच अटूट प्यार था, लेकिन अनुशासन प्रिय रमेश भैया से तीनों बहनें जितना प्यार करती थी उतना ही डरती भी थी। फिर भी आड़े वक्त पर हमेशा रमेश भैया काम आते, चाहे पापा के कोप से बचाना हो या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ लेनी हो। तीनों बहनें माँ की जगह भैया के पास ही भागी चली जाती थी। इसी तरह अपना सुख दुख आक्रोश और आवेग बांटते दिन गुजरते रहे और वे सब भी बचपन लांघ कर जवानी की देरी पर आ खड़े हुए। पापा ने राधा दी की शादी तय कर दी। साधारण कद काठी के शक्ल सूरत वाले अम्मी जीजा जी इंदौर के विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। इंदौर में उनका हवेलीनुमा मकान और पद प्रतिष्ठा को देख पापा ने झट से उनके साथ राधा दी की शादी तय कर दी। लेकिन शादी के बाद जब भी राधा दी ससुराल से आती, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नज़र आती, जिसे वे बेवजह ही हंसी में छुपाती रहती। इसी दौरान एक ट्रेनिंग के सिलसिले में रिया को इंदौर जाना पड़ा। यह सोचकर वह बेहद ही खुश थी कि राधा दी के साथ ढेर सारी बातें और मस्ती करने का मौका मिलेगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि राधा दी के चेहरे की रौनक और आंखों की चंचलता क्यों गायब हो गई। अम्मी जीजाजी जैसे नीरस और क्रोधी व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा। हर समय राधा दी उस चिड़चिड़े आदमी के इशारों पर नाचती रहती, फिर भी उन्हें पत्नी के कोई गुण ही नज़र नहीं आते, बस कमियां निकालते रहते। लेकिन राधा दी की सहनशीलता का जवाब नहीं था, जो चुपचाप सब सुनती रहती। जिस दिन उसे पटना लौटना था, राधा दी उसे बार बार समझाती रही कि मम्मी पापा को कुछ मत बोलना। उनकी बातें सुनकर वह झुंझला पड़ी। दी, आपने तो आज्ञाकारी बेटी बनने की हद पार कर दी। आपका यूँ घुट-घुट कर जीना मेरी आत्मा को कम छलनी नहीं करता। कितना अच्छा होता अगर आप आकाश के लिए अपने हृदय के द्वार खोल देती। चौंकिए मत, क्या मैं नहीं जानती कि आपकी सहेली रेखा का देवर आकाश आप पर जान छिड़कता था। आप भी उसे कम प्यार नहीं करती थी, फिर भी उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। क्या दोष था आकाश का? यही कि वह हमारी जाति का नहीं था। पर आपको इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आँच ना आए। मैं तो कहती हूँ आप आकाश के साथ भाग जाती, वो तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। कम से कम आप तो चैन से रहती। राधा दी ने बढ़कर झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, पर उनकी आंखें भर आई थी। टूटे सपनों का दर्द जैसे उनकी आंखों से पिघल रहा था। हमेशा से महत्वाकांक्षी रही साक्षी दी की शादी पापा ने काफ़ी ऊंचे खानदान में की थी। रजिया जी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और इकलौते संतान थे। इस रिश्ते से सभी लोग बेहद खुश थे।
साक्षी दी की सास कल्पना भी सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी। लेकिन साक्षी दी ने जब एक के बाद दो बेटी को जन्म दिया तो उनकी सासू माँ का रवैया बदल गया, क्योंकि उन्हें वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी उनके जर्जर होते हुए शरीर का ख्याल न था, न ही छलनी होते दिल का। कभी समझौता नहीं करने वाली साक्षी दी की जिंदगी समझौता बन गई थी। कई गर्भपात के बाद जब बेटा हुआ तो उसे संभालने की शक्ति उनमें नहीं बची थी। उनके बेटे को तो उनकी सासू माँ ने संभाल लिया, लेकिन वे खुद एनीमिया के साथ मलेरिया का प्रहार झेल नहीं सकी और अपने नवजात शिशु को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गई। दोनों बहनों के दारुण दुख ने रिया का हृदय तार तार कर दिया और उसने शादी न करने का फैसला लिया। घर के लोग समझाते रहे पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। बीएससी करने के बाद वह रिसर्च में पूरी तरह डूब गई। वहीं उसकी मुलाकात रवि से हुई। निश्चल मन का रवि काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था कि हर तरह की उलझन को सुलझाते सुलझाते वह खुद ही उसके प्यार में उलझता चला गया, जिसका आभास रिया को भी जल्द हो गया। रवि के प्यार और निष्ठा ने रिया के शादी न करने के फैसले को यह जानते हुए बदल डाला कि रवि दूसरी जाति का है। रवि से शादी करने के उसके फैसले की जानकारी होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। पापा से ज़्यादा तो रमेश भैया तिलमिला उठे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो इस शादी की लिए इजाज़त मांगने आई हो? अगर तुमने रवि से शादी करने की बात भी सोची तो तुम्हारी जान ले लूँगा। मजबूर होकर रिया और रवि ने कोर्ट में शादी कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कभी वह रमेश भैया की सबसे लाडली थी, लेकिन वही भैया उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उसका साथ देने के बजाय दुश्मनों से व्यवहार कर रहे थे। न पहले हुई दोनों शादियों से सीख ली, न अपनी छोटी बहन के मन को समझने की कोशिश ही की। पूरे परिवार में एक माँ ही थी जो इतना जानकर कि उसकी बेटी सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही है, इस शादी से पूरी तरह संतुष्ट थी। शादी के 10 वर्ष बीत जाने पर भी रिया को अपने फैसले पर कहीं पछतावा नहीं हुआ। रवि के परिवार ने उसे हमेशा मान सम्मान दिया। तभी कॉल बेल की आवाज़ आई। उसके भटकते मन पर लगाम लगी। वह दरवाजे की तरफ लपकी। रवि ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया। वह लिफाफा थमे बेडरूम में आ गई। रवि से चाय तक पूछने का उसे होश नहीं रहा, बस जल्दी से पत्र खोल पढ़ने बैठ गई। रिया, आशीष, समझ नहीं आता किस मुँह से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस समय तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख तुम्हें समाज की कुटिल कटाक्ष से बचाना चाहिए था, उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद्ध विषमन कर अपना चेहरा उज्ज्वल कर रहा था। मेरे ही कारण तुम अपने ही घर में पराई हो गई, कई अपमान दर्द झेले। अगर आज तुम मुझे क्षमा ना करो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। माँ ने तो वैसे भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। माँ के जाने के बाद मैंने पापा की आंखों में पल पल तुम्हारा इंतज़ार देखा, फिर भी मम्मी पापा ने अपने बेटे और अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे का कभी विरोध करने का साहस नहीं किया। कहते हैं जो किसी से नहीं हारता वो अपनी ही संतान से हार जाता है। मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारी मेरी थी। मेरी बेटी स्वाति ने मुझे लाकर उसी दो राह पर खड़ा कर दिया जहाँ लाकर कभी तुमने हम सबको खड़ा किया था। उसने तो साफ साफ यह भी कह दिया कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। कभी बड़ी निष्ठुरता से अपनी बहन का त्याग करने वाला भाई एक पिता के रूप में अपनी ही बेटी के आगे विवश हो गया। जब उसने मेरी रूढ़िवादी सोच की धज्जियाँ उड़ा दी तब मेरी समझ में आया कि मेरे हाथों कितना बड़ा अन्याय हो गया। अब अक्सर ही माँ की कातर दृष्टि की याद मुझे सहमा देती है। इस पत्र के साथ स्वाति की शादी का कार्ड भी है। अगर तुम और रवि मुझे माफ़ कर सको तो सारी प्रताड़ना, अपमान और अपेक्षा को भूल अपने पूरे परिवार के साथ स्वाति की शादी में अवश्य आओ। अगर माफ़ ना भी कर सको तो भी पापा की प्रतीक्षा करती आंखों का ख्याल करके ज़रूर आना। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा भैया। शादी के कार्ड पर फ़ोन नंबर लिखा था। रिया के हाथ खुद ब खुद नंबर डायल करने लगे। हेलो। भैया की आवाज़ सुनते ही रिया की ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई, लेकिन भैया उसकी चुप्पी से ताड़ गए। कौन? क्या रिया? हाँ, मुश्किल से एक शब्द निकला। क्या तुमने माफ़ किया? ये क्या भैया, भाई बहन के बीच माफ़ी जैसा शब्द कहाँ से आ गया? ऐसा बोलकर एक बार फिर आपने मुझे पराया कर दिया। मेरे भैया मुझसे माफ़ी मांगे ये तो मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। आप तो हमेशा डांटते हुए ही अच्छे लगते हैं। आज भी आप मुझे डांटकर अधिकार से बुलाइए। देखिए मैं सिर के बल दौड़ी चली आती हूँ। तभी उधर से भैया की आवाज़ आई। ज़्यादा 3-5 मत कर, जल्दी से जल्द पहुँच, ढेर सारे काम पड़े हैं। भैया की मीठी डांट सुन
आंसुओं के सैलाब के बीच रिया हंस पड़ी।